अगस्त सितंबर 2026 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आमंत्रित की गई है। आयोग द्वारा राज्य में एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन के अंतर्गत क्रमिक रूप से नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, राज्य के 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं। इसके चुनाव 2 चरणों में, 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। इसमें जो आम चुनाव का कार्यक्रम है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9/9/2026, 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। 14 सितंबर। अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितंबर 2026। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/9/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 17/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि एवं समय यह 18/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 18/9/2026 शुक्रवार अभ्यर्थिता वापस लेने के समय समाप्ति के तुरंत पश्चात। मतदान की तिथि 21/9/2026 सोमवार। मतदान का समय प्रातःकाल 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक और मतगणना की तिथि एवं समय 21/9/2026 मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसी तरह से जो उपाध्यक्ष पद होगा नगर निकायों का, उसके निर्वाचन की तिथि है 22 सितंबर 2026। इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारणी है वो बैठक का प्रारंभ होगा प्रातःकाल 10 बजे। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातःकाल 11 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रातःकाल 11:30 बजे से। अभ्यर्थिता वापसी का समय अपराह्न 2 बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसमें जो है, इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 196 नगर पालिकाएं थी वर्ष 2019 में और अब जो है कुल 309 नगर पालिकाएं हो गई हैं। और जो अपने नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला, उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। अपने 309 नगरीय निकायों में जो मतदाताओं का विवरण है आयु वर्गानुसार, उसमें आयु 18 से 25 वर्ष तक तो है 14.7%। आयु 26 से 35 वर्ष तक हैं 25.40%। आयु 36 से 50 वर्ष तक 29%। आयु 51 से 59 वर्ष तक 13.9%। आयु 60 वर्ष और अधिक जो है वो 17%। तो ये कुल जो है
ये मतदाताओं का प्रतिशत है। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इसमें तो भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की M3A और शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरीय निकाय में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है और इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम के स्थानांतरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी और इसी के द्वारा जो है ईवीएम के आवंटन के लिए रेंडमाइजेशन भी किया जाएगा। हमारे जो 309 नगरीय निकाय हैं इसमें वार्डों की कुल संख्या ये 10,245 है और मतदान केंद्रों की संख्या ये 16,465 है। मतदाताओं की पहचान, लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और अगर वो किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसमें जो बीबी जी राम जी मनरेगा कार्ड भी है, बैंकों डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार या लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जो फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद और विधायकों को जो सरकारी पहचान पत्र दिए जाते हैं और जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है, ये 11 दस्तावेज जो है वो और मान्य होंगे, लेकिन वो तभी मान्य होंगे जो अब इस नगर पालिका निर्वाचन की अभी घोषणा हो रही है, इससे पूर्व में जो जारी किए गए हैं तो उन्हीं को मान्य किया जाएगा। एक हम लोगों ने मतदान सहायता केंद्र वो मतदान भवन के नज़दीक जो है बनाया है, तो नवीन परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, इस कारण से मतदान केंद्रों में भी परिवर्तन संभावित है। तो इन सहायता केंद्रों पर मतदाता को मतदाता सूची में उनका क्रमांक और बूथ संबंधी जानकारी ये उपलब्ध कराई जाएगी। 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों के चुनाव के लिए मतदान, मतगणना और अन्य कार्यों हेतु लगभग 1,15,255 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा और इसके लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों को रैंडमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मतदान और मतगणना दलों का गठन किया जाएगा। इन मतदान दलों को 2 स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस बल को नियोजित किए जाने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार नगरीय निकायों के 2 चरणों के चुनाव के लिए लगभग 98,790 ये इतना पुलिस बल जो है हम नियोजित करेंगे। 309 नगरीय निकायों के 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार 1 या अधिक पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जनरल ऑब्जर्वर्स। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखला तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृंखला के अधिकारी होंगे और ये लोग जो है 3 बार जो है वहाँ जाएंगे, चुनाव नामांकन पत्रों की समीक्षा के समय, मतदान के समय और जो मतगणना कार्य है उस समय। आयोग मुख्यालय पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जाएगा और ये नियंत्रण कक्ष 24/7 रात दिन कार्य करेगा। जो चुनाव खर्च की सीमा है वो नगर पालिका सदस्य की है 1.5 लाख रुपए
नगर परिषद पार्षद की है 2.5 लाख रुपए और नगर निगम पार्षद की है 3.5 लाख रुपए। लाउड स्पीकर के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 6 बजे के बीच पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से वाहन के संपूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। जो ये खर्चा अधिकतम है, इसका पूर्ण विवरण परिणाम घोषणा के 15 दिवस के अंदर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 और 24 का संशोधन करके नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है और ये सूचना जो है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के पत्र क्रमांक 13/7/26 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। दिव्यांगजन जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं और ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करना होगा। प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने और छोड़ने की व्यवस्था भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश ये आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होगी, अतः संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र से होने वाले स्थानांतरण एवं संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र में किए जाने वाले पदस्थापन से संबंधित स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(j)(a) के अंतर्गत नगरपालिका के निर्वाचनों के संचालन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 के अनुसार चुनाव कार्य में नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी राजनीतिक दल, सभी अभ्यर्थी, सभी मतदाताओं एवं सभी मीडिया कर्मियों से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अब वो देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और जो नए विकास कार्य वगैरह है उस पर रोक है, नई घोषणाओं पर रोक है। आचार संहिता में ये 4 प्रतिबंध हैं। किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे। सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे। पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे। शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो। जैसे यूसीसी कानून है और एक वो पेड़ बचाने का कानून है, इसका बिल 2 बिल रखे जाएंगे, क्या हो सकते हैं? अब ये एक बार आने दीजिए, फिर उसका हम देखेंगे। नगर पालिका क्षेत्र जहाँ चुनाव हो रहा है वही आदर्श आचार संहिता से प्रभावित होगा। जन जागरूकता के लिए देखिए अपन जो है इनके साथ वीसी ली थी
जो हमारे स्वीप के इंचार्ज हैं, सीओ जिला परिषद, स्वीप प्रभारी और जो मतदाता लिटरेसी क्लब हैं उनके साथ, और उनको विभिन्न गतिविधियां अपने स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कुछ कॉलेजों में मैं भी गया था और समय मिलेगा तो और भी जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो महाविद्यालय वगैरह हैं वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। एक मिनट भाई, मेरा एक सवाल ये है कि बार बार ये कहते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन। अब आप जो घोषणा करें कि नगर पालिकाओं के अनुरोध की करते तो ये एक संशय पैदा करते हैं वन स्टेट वन इलेक्शन कहाँ हुआ, उसका बाद में आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा पंचायत चुनाव का, उसका ऐलान अलग करना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा सवाल मेरा है कि आपने 2 चरणों में चुनाव कराने की बात की है, लेकिन सेकंड चरण और फर्स्ट चरण के बीच में 2 दिन का गैप है। तो जो सेकंड चरण के चुनाव होंगे उनमें प्रत्याशियों को 2 दिन का अधिक बार विरोध करना पड़ेगा। 2 दिन का चुनाव प्रचार का जो भार है वो ज़्यादा होगा। तो ये अंतराल कैसे, ये भिन्नता जो कैसे हुई, उनको तो कम टाइम दिया गया है, इनको ज़्यादा दिया जा रहा है। देखिए तो तीसरी बात है, अब तक जो मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी चुनाव हुए चरणों में उसमें मतदान मतलब अधिसूचना अलग अलग दिन जारी की गई है। पहले चरण की अलग की गई है, दूसरे चरण की बाद में की गई है। आपने सिर्फ एक ही दिन की वो दे दी, 27/8/26, ये 27 अगस्त को आप अधिसूचना जारी करेंगे, उसके बाद फिर नामांकन पत्र 21 तक ले जाएंगे। वो थोड़ा ये क्लियर करें। नहीं, तीन बातें आपने कही। पहली बात तो ये कही कि वन स्टेट वन इलेक्शन कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव चरणों में हो रहे हैं। तो वो तो आपके विधानसभाओं के चुनाव 6 चरण में होते हैं। घोषणा एक साथ होती है? नहीं, घोषणा एक साथ होती है। देखिए, अगर हम अभी बात आई ना कि विकास कार्य जो है वो उस पर प्रतिबंध रहेगा। अब हम नगरीय निकायों में चुनाव करा रहे हैं और उसके चक्कर में हम ग्रामीण क्षेत्र का और रोक दें तो वन स्टेट इलेक्शन कहाँ हुआ? अब एक साथ सारा हो रहा है। अब हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वन स्टेट वन इलेक्शन है, आप उसको अलग से करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के चुनाव लेट किए गए, साल और देरी हुई, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अब हमारे दृष्टि से तो उद्देश्य पूरा हो रहा है और आप बुद्धिजीवी हैं तो आप अपना इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं। संवैधानिक रूप से ये सही है क्या? लेकिन सर जो परिणाम होंगे नगर निकायों के, क्या वो असर नहीं करेंगे पंचायत चुनाव पे? अब देखिए, भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं और विभिन्न राज्यों के अलग अलग परिणाम आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि एक राज्य का परिणाम दूसरे राज्य को प्रभावित करे। सर, इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच में पिछले एक साल से लगातार विवादास्पद स्थिति रही है। राज्य सरकार ये कहती है कि हम तो तैयार है, आयोग ये कहता है कि हम तैयार है। एक ही मुद्दा से इलेक्शन को लेकर, लेकिन अभी भी जो उसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी स्पष्टता है राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर। जो चुनाव में देरी हुई उसका कारण ये था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन 9 मई 2025 को हुआ था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में देरी करी और उसके बाद मामला आपको जैसा पता है माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने बाकायदा तिथियां तय करी और उसके अनुसार जो है अपन आज जो हमें लॉटरी करके जो प्राप्त हुआ है कि भाई नगरीय निकायों के वार्डों का हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है हम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। जैसे ही हमको ग्रामीण क्षेत्रों का या पंचायती राज संस्थाओं का प्राप्त होगा हम उसकी भी घोषणा कर देंगे। तो पूरी स्पष्टता है और कोई कंफ्यूजन नहीं। 14 अगस्त के बाद में 14 अगस्त का जब घटनाक्रम उसके बाद में पंचायतों में प्रधानों के नौकरी निकल गई आपकी 14 तारीख को, लेकिन 14 तारीख को शाम को जो भी कुछ हुआ उसके बाद में वार्डों की जो पंचायत समिति वार्ड है, जिला परिषद वार्डों की लॉटरी निकलने वाली थी, वो 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई। तो वो कहाँ हुआ वन स्टेट वाले? तो वो तो अब राज्य सरकार ने स्थगित करी, तो उनसे पूछिए आप। सर, मेरा एक सवाल है, कोर्ट में 15 अगस्त तक के लिए टाइम दिया गया दोनों चुनावों के, वो आपने पूरी नहीं की, तो ये क्या कंटेंट नहीं है कोर्ट में? नहीं, 15 अगस्त के लिए दोनों चुनाव का नहीं कहा था उन्होंने ये कहा था कि 15 अगस्त तक जो है वो राज्य सरकार 15 अगस्त से पूर्व लॉटरी करके दे देगी और उसके बाद 15 अगस्त को आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। तो निकाय और पंचायत दोनों का है सर? हाँ, वो माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा था।
तो कंटेम्प्ट हो गया। अब वो देखिए जिन्होंने किया है अब उनसे पूछिए, उनसे जवाब लीजिए। चुनाव आप कर रहे हैं? नहीं, चुनाव हम तो तब करेंगे ना। देखिए हम इस बात को पिछले 6 महीने से बता रहे हैं और आप लोग बुद्धिजीवी हो, अब आप नहीं समझोगे तो आम जनता कैसे समझेगी कि भाई लॉटरी कराना वो राज्य सरकार के जो है अधीन है, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। जब उन्होंने हमें देखिए परसों लॉटरी हुई, कल शाम को 6 बजे 7 बजे तक अपने पास सूचना आई संकलित, पूरे राज्य की संकलित सूचना करके स्वायत्त शासन सचिव ने हमको भेज दी। हमने आज दिन भर ये टाइप वाइप करवाया, हम आपके सामने बैठे हुए हैं और हम चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। वैसे जब पंचायती राज की होगी तो हम उसकी भी घोषणा कर देंगे। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करना की तो आपकी जिम्मेदारी है। हम तो पूरी पालना कर रहे हैं। उन्होंने हमें तीन बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद 15 अगस्त से पहले राज्य सरकार जो है ये लॉटरी करके दे देगी और 15 अगस्त को हम घोषित कर देंगे। अब उन्होंने लॉटरी जो है करके नहीं दिया तो हम कैसे घोषित करेंगे? ये तो उसके बाद सबसे पेंट है ना। तो आज उन्होंने कल किया, हमने कोर्ट में यही कहा था कि हम जिस दिन देंगे उसके 2 दिन के अंदर हम घोषित कर देंगे। तो आप देखिए हम कर रहे हैं घोषित। पंचायत का तो नहीं हुआ ना? हाँ, तो पंचायत सुन रहे हैं निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में इलेक्शन होंगे। नगर निकाय के 9 सितंबर को पहला चरण का इलेक्शन और 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। हमारे साथ मंत्री अविनाश गहलोत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सच में धड़क पर। अविनाश जी, क्या तैयारी रहेगी? आचार संहिता लग चुकी है सर, क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी अब चुनावों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आज जो चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई है नगर निकाय चुनाव की, 2 फेज में चुनाव होंगे, 9 और 11 तारीख को, और 14 तारीख को मतगणना होगी। 21 और 22 को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव हो जाएंगे। लंबे समय से जो कांग्रेस से दुष्प्रचार कर रही थी कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही है, एक तो वो क्लियर हो गया कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, हम लोग भी फील्ड में हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2.5 साल में जो काम किए हैं उसके विकास के मॉडल को लेकर के नगर निकाय के चुनाव में जाएंगे। प्रचंड बहुमत से मेयर और हमारे बोर्ड बनेंगे। और कांग्रेस को वास्तव में इस बार लगेगा कि 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने कितना बेहतरीन काम किया है। अब उनके पास में कोई बहाना नहीं बचेगा और जो दुष्प्रचार कांग्रेस का था उसका ये जो जवाब है ये जनता देखिए, हम पहले से ही तैयार थे। चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव करवाना। हमने माननीय हाईकोर्ट ने जो हमें कहा था सरकार को, हमने उसकी पालना की है और राजस्थान में चुनाव का जो आचार संहिता लगी है उसके बाद निश्चित रूप से पारदर्शी तरीके से अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार कुछ प्रश्न खड़े कर रही है। उनका ये कहना है कि आपने अपने हित के लिए अननेसेसरी जो चुनाव डिले है वो कराने का काम किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आप लोग हवाला दे रहे थे, लेकिन ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कहाँ है? ये तो सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। ये प्रश्न सर लगातार खड़ा हो रहा है। उनको समझने की आवश्यकता है कि जब 2024 में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये घोषणा करी कि हम आने वाले समय में राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे जी। अब पहले नगर निकाय की आचार संहिता लग चुकी है, जैसे ये चुनाव होंगे उसके बाद पंचायत राज की हो जाएगी। तो जो चुनाव लगातार 3 साल तक राजस्थान में चलते थे वो अब 2 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। पूरे देश भर में राजस्थान वो पहला प्रदेश है जिसने 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू किया है। राजस्थान के लोगों का जो भरोसा था, जिस भरोसे से सरकार बनाई थी और हमने जो वादा किया उसको पूरा करें। अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन से तो पैसे का दुरुपयोग होता था ना, उसे उस पर रोक लगेगी। सरकारी मशीनरी का जो लगातार चुनाव के अंदर समय खर्च होता था वो बचेगा और एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान में चुनाव जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण होगी। अब जो 3 साल चुनाव चलता है वो 2 महीने में पूरा हो जाए, इसमें भी कांग्रेस को दर्द है। तो ये अब चूंकि सब लोग नगर निकाय का चुनाव होगा, उसके बाद में नगर ये पंचायत वाले जिला परिषद हो जाएंगे, तो 2 महीने में चुनाव होना इतने बड़े स्टेट में 8 करोड़ की सर, कांग्रेस पार्टी को दर्द और भी, कांग्रेस पार्टी को दर्द और भी कुछ विषयों पर है और उनको दर्द ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, उसके बाद पूरे लॉटरी सिस्टम पर दर्द हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के हक को खाने का काम सरकार ने किया है और इसे लेकर हम विधानसभा में जाएंगे और हम पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में भी ओबीसी रिजर्वेशन को खाने का काम सरकार ने किया, ये मुद्दा उठाएंगे। तो एक पूरा लंबे समय से चाहे अशोक गहलोत हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, वो इस बात को फैला रहे हैं और ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता?
देखिए, कांग्रेस को तो खुद को ही जनता उठा करके फेंक देगी इन चुनावों के अंदर। जिस तरीके से दुष्प्रचार इन्होंने किया, ये तो शुरू से ही ओबीसी के विरोधी रहे हैं कांग्रेस। तो इन्होंने पहले ये कहा था कि बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आए उससे पहले ही चुनाव करवा दो, ठीक है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ओबीसी कमीशन का गठन करो, ओबीसी जो जातियां हैं जो राजस्थान में राजनीतिक आधार पर उनको प्रतिनिधित्व मिले, उसके हिसाब से उनका सर्वे कराओ, सर्वे के बाद में चुनाव कराओ। ये जो ट्रिपल टेस्ट हुआ था, ट्रिपल टेस्ट के बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट जो कहा है हमारे लिए वो मैंडेट था, उसको हमने किया। लेकिन अब मैं आपको एक बात फिर स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस जो है ना, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रही है जब कांग्रेस की दुर्गति हो रही है चुनाव के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस कहीं जीतेगी तो उस समय ना चुनाव आयोग दुरुपयोग करेगा, ना ईवीएम का दुरुपयोग होगा, ना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। लेकिन जहां जहां वो हारेगी वहां पर लॉटरी का सिस्टम भी खराब होगा, वहां बूथ कैप्चरिंग की बात भी आएगी, वहाँ ईवीएम पर भी निशाना लगेगा, चुनाव आयोग पर निशाना लगेगा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का निशाना। कांग्रेस जो है इस प्रकार के बेबुनियाद के आरोप लगाती रही है आजादी के बाद 60 सालों तक लगातार। अविनाश जी, एक प्रश्न, और कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस की बात कर देती हूँ। टिकट वितरण की अब सर बात चलेगी, बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने ये बात कही है कि 50% टिकट जो है वो युवाओं को दिए जाने चाहिए। डोटासरा कह रहे हैं कि 50 क्या 60% टिकट जो है वो युवाओं को दिए जाने चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिलाएगी इस बार के इलेक्शन में। क्या बीजेपी का भी यही रुख रहेगा? जो एक्सपीरियंस नेता हैं, अनुभवी लोग हैं, जो इतने सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उन्हें दरकिनार करने का काम कांग्रेस बीजेपी करेंगे इस बार? अविनाश जी, ये प्रश्न उठ रहा है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस वाले किस तरीके की रणनीति से चुनाव में जाएंगे ये उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को साथ लेकर के, संगठन के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, जो जिताऊ होगा और जो वार्ड के अंदर जिसकी इज्जत होगी और जो टिकाऊ होगा, जो पार्टी में रहने वाला होगा, उसको टिकट मिलेगा। उसमें युवा भी होंगे, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होगी, उसमें जो हमारा पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, उनको भी मौका मिलेगा। तो ये तो एक सामूहिक निर्णय के आधार पर टिकट वितरण होता है, किसी व्यक्ति का टिकट वितरण का नहीं होता है। सामूहिक निर्णय होता है। हमारे यहाँ जो टीमें बनती है, हमारे वहाँ समन्वय समिति बनती है, हमारे वहाँ चुनाव प्रबंधन समिति बनती है, हमारे वहाँ जो अलग अलग कमेटियां हैं वो सब तय करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार। हम लोग वहां नीचे हमारे तो मंडल अध्यक्ष भी तय कर देते हैं, बूथ अध्यक्ष तय कर देते हैं, जिला अध्यक्ष भी तय कर देते हैं, और जो संगठन तय करेगा, संगठन के निर्णय के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर, विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है सर, और कांग्रेस पार्टी के नेता डोटासरा जी स्पेशली बार बार बयान दे रहे हैं कि विधानसभा में हम तो ओबीसी के मुद्दे पर, रिजर्वेशन पर, लॉटरी के सारे सिस्टम पर खूब हंगामा करेंगे और ये हंगामा हम सड़कों पर भी लेकर जाएंगे, क्योंकि सरकार ने, ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और जनगणना को लेकर। अविनाश जी, शुक्रिया आप जुड़े। चूंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बतानी जरूरी है। शुक्रिया अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है और ये खबर तबादलों को लेकर है। जयपुर से बड़ी खबर, 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। निकाय चुनाव से ठीक पहले तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये निर्देश जारी किए। देखिए, एक और तबादला सूची आरएएस अधिकारियों की आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले एक बहुत बड़ी लिस्ट, 80 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों की सूची तबादलों की सामने आई थी, और अब एक और सूची सामने आ चुकी है। चुनावों से पहले ये जो बड़े फेरबदल हो रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि सियासी गलियारों में चुनावों से पहले, निकाय पंचायत चुनावों से पहले हलचल कितनी तेज है। कुल मिलाकर राजस्थान की जो सरकार है, वो मैनेजमेंट पूरा बदलता हुआ इस वक्त प्रदेश में नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर जब मैनेजमेंट बदलता है, जब ब्यूरोक्रेसी बदलती है, जब अधिकारी इधर से उधर जाते हैं, तो क्षेत्र में जो कार्यशैली होती है, विकास के कार्य होते हैं, उनमें कई बार सरकार इंप्रूवमेंट करने के लिए भी ये जो फेरबदल है ये करती है। फिलहाल बड़ी खबर 21 आरएएस अधिकारियों के तबादलों से जुड़ी हुई ये सूची इस वक्त आप देख रहे हैं। 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले बिल्कुल ऐन चुनाव से पहले किए गए। आचार संहिता लग चुकी है और बिल्कुल उस वक्त ये बड़ा फेरबदल किया गया है। अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, और जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, और उससे जस्ट कुछ मिनटों बाद ही आप देखिए
आरएएस अधिकारियों के तबादलों की खबर आना ये अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि इलेक्शन से पहले बड़े फेरबदल कर सरकार यहां पर बड़ा सिग्नल अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को यही दे रही है कि आप लोग अगर परफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस सरकार के मापदंडों को पूरा नहीं करेगा, तो बदलाव भी ये भजनलाल सरकार है बहुत जल्दी करती है। ये आपने तबादलों की जो बैक टू बैक सूचियां देखी हैं, ये बताने के लिए काफी है कि तबादलों के अंदर डिसीजन मेकिंग भजनलाल सरकार बहुत जल्दी करती है। एक बार फिर से रुख करेंगे निकाय चुनाव की घोषणा का। राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव की घोषणा हुई है। शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने यह घोषणा की है कि 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 9 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा, फिर 11 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। 14 सितंबर को परिणाम आ जाएंगे, यानी 14 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि टोटल 309 शहरी निकायों में आखिर जो जीत का ताज है वो किसके सर सजता हुआ नजर आ रहा है। 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा। ईवीएम से ये मतदान होगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के अंतर्गत चुनाव हो रहा है। सरकार का या फिर निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर एक तर्क है कि पहले 3-3 साल 2-2 साल लग जाते थे सारे निकाय चुनाव को करवाने में, क्योंकि अलग अलग नगरीय निकाय या पंचायत जो सीटें हैं उनके इलेक्शन अलग अलग डेट्स पर होते थे, जिस वजह से प्रदेश में एक डिस्टर्बेंस होती थी, बार बार चुनाव का माहौल रहता था। और वैसे में लिमिटेड संसाधनों में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के अंतर्गत 2 चरणों में सभी निकायों के चुनाव होना अपने आप में बड़ी बात है और राजस्थान एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। पहली बार 1 स्टेट 1 इलेक्शन कहीं पर इंप्लीमेंट हो रहा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, बड़ी खबर है, पंचायत निकाय चुनाव पर पूरे प्रदेश की इस समय नजर है और खबर आ चुकी है कि 9 सितंबर को और 11 सितंबर को 2 चरणों में ये इलेक्शन होंगे। 14 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे लाल सिंह, जो दर्शकों को जानने जरूरी हैं? देखिए नंदी, आज सबसे बड़ा बिंदु ये है कि अब आचार संहिता लग चुकी है, यानी कि अब सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर पाएगी, कोई शिलान्यास नहीं करेगी, कोई उद्घाटन नहीं करेगी। एक बात तो तय हो गया कि अब आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता अभी से लागू हो गई है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, आचार संहिता लागू होगी, लेकिन उससे ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया, एक आरएएस अधिकारियों के तबादले किए ठीक पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से ठीक पहले। एक बात जो आपने कहा नंदी, क्योंकि अब राजस्थान कह सकता है, भजनलाल सरकार ये कह सकती है कि हम जो कमिटमेंट जनता से कर रहे थे कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत हम चुनाव कराएंगे, उस पर भजनलाल सरकार पूरी तरह से खरी उतरती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब शहरी सरकार को चुनने के लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत मतदाताओं को मौका मिलेगा। 309 निकाय में चुनाव होंगे। अब पूरी तरह से गेंद दोनों पार्टियों के पाले में चली गई है। अब इनको जनता के बीच जाना है। नंदनी, आज जो तमाम डेट आपने बता दी है, 9 तारीख को पहला चरण रहेगा, इसके बाद 11, इसके बाद 14 को परिणाम आएगा, 21 को अध्यक्ष और 22 को उपाध्यक्ष चुनाव होंगे, यानी कि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद। लेकिन अब चुनाव, जो सबसे बड़ी चुनौती जो नंदी शुरू हो गई है, वो होगी पार्टियों के सामने। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती रहेगी कि अब तक जो कार्य किए हैं, लगातार भजनलाल सरकार ये दावे करती रही है कि हमारा 2.5 साल का कार्यकाल बना 5 साल, यानी कि हमारे कार्यकाल कांग्रेस की 5 साल पर भारी हैं। हमने अधिकतर जो वादे किए थे जनता से, कमिटमेंट किए थे, चुनाव जो घोषणा पत्र हमने जारी किया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसके वादे पूरे किए हैं। तो अब जनता को मोहर लगानी है, क्या सरकार सही है या वो विपक्ष जो लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े करते आ रहा है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता आ रहा है। और कल इसकी तस्वीर आपको विधानसभा चुनाव में देखने को, कल जब विधानसभा की कार्रवाई होगी, जब विधानसभा सत्र चलेगा, तो उस दौरान भी आप देखने को मिलेगा किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि विपक्ष पहले से यह तय कर चुका है नंदनी कि कल जब मानसून सत्र शुरू होगा तो सरकार को घेरेगा कई मुद्दों पर। जैसे आपने जिक्र भी किया, ओबीसी आरक्षण को लेकर घेरने की प्लानिंग है। सबसे बड़ा हंगामा होगा यूसीसी बिल, जिस दिन सदन की पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि ये भजनलाल सरकार का ट्रम्प कार्ड है। हिंदुस्तान का चौथा स्टेट राजस्थान बन जाएगा यूसीसी बिल लाने वाला। इसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है, कैबिनेट में बिल को पास कर चुकी है और अब इसको सदन की मेज पर लाया जाएगा, सदन में पास कराया जाएगा। वहीं क्योंकि पहले से ही डे फर्स्ट से यूसीसी का, चाहे उन राज्यों की बात कर लें, बाकी जो 3 राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है, वहां पर भी विपक्ष ने इसका विरोध किया है, यहां पर भी लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ऐसे में यह तय है कि इस सत्र का
अगर सबसे बड़ा दिन रहेगा तो उस दिन रहेगा जिस दिन सरकार इसको यूसीसी को सदन की मेज पर रखेगी। देखिए नंदिनी, बात यह है, चूंकि ये बड़ा ट्रम्प कार्ड क्यों है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की मंशा है कि देश में ये लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो। ऐसे में एक साथ नहीं तो राज्यों के माध्यम से लागू हो, ऐसे में बड़ी बात ये रहेगी। लेकिन हम वापस चुनावों पर आते हैं। मैं जो कह रहा था उसको दोबारा दोहराता हूँ। अब पाले में है, जनता के पाले में गेंद है। अब आपको जनता के बीच जाना है, जनता से किए हुए वादों पर अपना वोट मांगनी है। वहीं विपक्ष इस बात के लिए वोट मांगे कि विपक्ष लगातार कह रहा है, आपने देखा होगा कि चुनाव सरकार ने क्यों डिले कर रही है। सरकार चुनाव इसलिए डिले कर रही है क्योंकि जनता उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार लगातार, भजनलाल सरकार ये कहती रही थी कि हम कोई डिले नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हों। क्योंकि अगर देखो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे तो नंदिनी बड़ा बचत होती है, जनता का समय बचता है। अब आप देखिए, अब ये 2 महीने का जो कार्यकाल है, इस दौरान कोई आपको ना तो कोई सरकार घोषणा कर पाएगी, ना कोई शिलान्यास होगा, ना उद्घाटन होंगे, यानी कमोबेश अधिकतर काम बंद हो जाएंगे, केवल चुनाव प्रक्रिया होगी। अब मान लो यही 1-2 साल तक चलता रहे तो उन क्षेत्रों में किस तरह का विकास रुक जाता है। अच्छा, पूरे, क्योंकि अब भले ही निकाय के चुनाव हो रहे हैं लेकिन आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हुई है। लाल सिंह, एक प्रश्न ये आ रहा है कि आचार संहिता प्रदेश में लग चुकी है और अब ऐसे में कल विधानसभा की जो कार्रवाई है वो भी होगी। अब यूसीसी का कानून सरकार लेकर आएगी, पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे पारित भी किया जाएगा। तो एक ये टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है कि ये इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, क्या सरकार कोई कानून प्रदेश के अंदर ला सकती है, उस बिल को पारित कर सकती है? देखिए, इसमें टेक्निकल जवाब ये है कि पारित भले ही नहीं होगा, सदन की मेज पर रख दिया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लागू हो जाएगा लेकिन सदन में लागू हो जाएगा, लेकिन उसको जमीनी धरातल पर कब लागू किया जाएगा? चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद। यानी कि सदन की कार्रवाई में जितने विधेयक लाए जाएंगे, जितने बिल लाए जाएंगे वो पास भी होंगे, उन पर वही विधायी प्रक्रिया संपन्न होगी। जिस तरह से कार्रवाई होती है सदन की, जिस तरह। लाल सिंह, दीपेश हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। दीपेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई 9 सितंबर 11 सितंबर को 2 चरणों में निकाय इलेक्शन होंगे और 14 सितंबर को मतगणना होगी, रिजल्ट का दिन होगा। लेकिन उसके बाद पत्रकारों द्वारा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनसे कि ये वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे हुआ, पंचायत इलेक्शन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो उस पर जवाब यहां पर लिया जा रहा था। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सवाल जवाब रहे और क्या जानकारी दी गई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगे, बताइए। जी नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त है राजेश्वर सिंह जी, उन्होंने राजेश्वर सिंह जिसने प्रेस वार्ता की और वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात की गई है, और उसमें मैं आपको डेट के हिसाब से बता दूं, जो आम चुनाव है सदस्य पद के लिए वो लोक सूचना जारी करने की 27/8 जो तारीख है वो रखी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की जो तारीख है 31/8 है। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि है 1/9 जो रखी गई है। अभ्यर्थी वापस लेने की जो 3/9 की तारीख जो इसमें रखी गई है, और चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है वो 4/9 को रखा गया है, मतलब 4 सितंबर का उसमें रखा गया है। जो मतदान की जो तिथि है प्रथम चरण की वो 9 सितंबर है और द्वितीय चरण की 11 सितंबर इसमें रखी गई है। मतदान का जो समय सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक का जो समय है, और मतदान की जो तिथि है 14/9 सोमवार का रखा गया है। जी, उसी में अध्यक्ष पद के लिए जो है लोक सूचना 15/9 की है, 15/9 को रखी गई है, और नामांकन प्रस्तुत करने की 16/9 को रखी गई है, और नामांकन पत्रों की समीक्षा की 17/9 इसमें रखी गई है। अभ्यर्थी वापस लेने की जो अंतिम तिथि है 18/9, और चुनाव चिन्हों का आवंटन है इसमें 18/9 को रखा गया है। मतदान की जो तिथि है 21/9 जो रखी गई। मतदान का समय 10 बजे से 2 बजे तक है। मतदान की तिथि जो 21/9 की है। हम बात करें तो इसमें इस बार 1,44,03,853 टोटल वोटर्स रहेंगे, जिसमें से 18 से 25 साल तक के जो रहेंगे 21,30,000 और 26 से 35 रहेंगे 36 लाख के करीब, और 36 से 50 रहेंगे 41 लाख के करीब, और 51 से जो 59 साल तक के रहेंगे 20,02,000। इसमें एक व्यवस्था जो की गई है हैंडीकैप्ड के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, परंतु जो पिछली बार विधायक चुनाव में जो करी गई थी कि जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी कि घर से उनको वोटिंग कराया जाए, पर वो व्यवस्था इस बार नहीं करी गई है। और साउंड है जो रात को 10 बजे तक जो साउंड की व्यवस्था की गई है, पूरी पुलिस की व्यवस्था की गई है। 1.5 लाख करीब कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। जी लाल सिंह, फिलहाल जो 2 चरणों में निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, एक बात तो देखिए सच है
ये सच है कि निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत इलेक्शन हो, जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लेवल पर इलेक्शन होते हैं तो पूरे प्रदेश में हमेशा एक इलेक्शन मोड ऑन रहता है, जिसकी वजह से जो सरकारी कामकाज होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ये बात सत्य है। और अगर इसको कवर करने के लिए राजस्थान की सरकार की मदद से और इलेक्शन कमीशन के कंट्रीब्यूशन से अगर 2 चरणों में निकाय चुनाव हो जाए और उसके तुरंत बाद कुछ ही चरणों में पंचायत इलेक्शन हो जाए और 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू इस तरीके से हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई आपत्ति लाल सिंह होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय, आपके संसाधन, हर चीज की बचत हो रही है। 2 चरणों में ये इलेक्शन कराना आसान नहीं होगा निकाय चुनाव का भी, लेकिन ये करके दिखाया गया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो जो ये डिले हुआ, ये फ्रूटफुल रहा, ये अच्छा रहा, ये हम लाल सिंह आज फाइनली कह सकते हैं। देखिए नंदिनी, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन मैं 2 तथ्यों की तरफ दर्शकों को ध्यान चाहूँगा। अगर आप समझना चाहें देश की चुनाव प्रक्रिया को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 1952 का अगर चुनाव देखें नंदिनी, तो आप देखिए कितना लंबा समय उस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगा था। और उस वक्त हमारे पास कोई ना ईवीएम था, यानी कि अगर 10 प्रत्याशी हैं तो उन 10 प्रत्याशियों को अलग अलग पेटी बनती थी, उस पर उनका फोटो होता था और चुनाव चिन्ह होता था, तब जाके अपना मतदान डालते थे। अब कल्पना करिए कितना लाखों हमारे लोग उसमें लगते थे। 6 महीने तक प्रशिक्षण हुआ था। जिन्होंने चुनाव मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई थी नंदिनी, उधर 6 महीने तक प्रशिक्षण कराया गया था। इसके बाद मतदान हुआ था। धीरे धीरे मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, सच बेधड़क के मन से कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र कोई है तो भारत है। अगर सबसे सफल लोकतांत्रिक प्रणाली में सफल चुनाव प्रणाली है तो भारत की है। आप देखिए किस तरह से हम कहां चरणबद्ध तरीके से बढ़ते रहे। ऐसे में आज एक आश्चर्यजनक, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आज जब हम बात कर रहे होते हैं तब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में कोई चुनाव हो रहा होता है। यानी कि आप देखिए लगातार हर दिन चुनाव होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यवस्था में हर दिन चुनाव हो रहा है। आप देखिए कितना करोड़ों अरबों रुपया हमारा केवल चुनाव प्रक्रिया में खर्च हो रहा है, कितना मानव संसाधन हमारा केवल चुनाव प्रक्रिया में संपन्न कराने में लग जाता है। और उस दौरान ना कोई वहाँ चुनाव घोषणा हो सकती, चुनावी घोषणा हो सकती, ना वहाँ पर कोई कार्यक्रम हो सकते, ना कोई उद्घाटन हो सकता। तो ऐसे में नंदिनी सवाल ये होता है, क्यों देश का धन नहीं बचाया जाए, क्यों देश का समय नहीं बचाया जाए, क्यों 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू क्यों नहीं किया जाए, क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू क्यों नहीं। इसके बाद लॉजिक तो, तर्क तो दिया जाए। हालांकि कुछ टेक्निक बात हो सकती है, मिड टर्म में क्या किया जाए तो उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आज देखिए दुनिया में सबसे अधिक मतदाता वाला देश कौन है? भारत। सबसे अधिक चुनाव प्रक्रिया जो इस तरह लोकतांत्रिक तरीके से होती है केवल हिंदुस्तान में होती है। लेकिन आप देखिए दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ पे शोध करने आते हैं। अमेरिका जैसे देश से लोग शोध करने आते हैं कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा मतदाता, इतनी बड़ी संख्या के मतदान कितने शांतिपूर्ण संपन्न कैसे करा लेते हैं। तो आज हम रिसर्च के पॉइंट है, हमारी चुनाव प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका फॉलो कर रहा है। तो ये गर्व का विषय है। इसको और बेहतर बनाया जाए तो किसको ऐतराज होना चाहिए? खैर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह हो सकती है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी बात कह सकता है, लेकिन इसमें एज ए नागरिक, एज ए हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते इसमें कोई दौरा नहीं है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना अच्छी बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना अच्छी बात है। और अगर ये प्रक्रिया इस तरह बढ़ रही है, जो 3 साल में संपन्न हो रही थी, अगर वो 2 महीने में संपन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्थिति में जा रहे हैं नंदिनी, इसमें कोई दौरा नहीं। बिल्कुल। ये मैं तो सिर्फ शहरी निकायों की बात कर लेते हैं हम लाल सिंह, तो ये शहरी निकायों के इलेक्शन भी तो 2-2 साल 3-3 साल अलग अलग सीटों पर अलग अलग समय पर पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होता था और उसके बाद ये इलेक्शन होते थे। लेकिन अब 2 चरणों में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। कुल मिलाकर देर आए दुरुस्त आए वाले इलेक्शंस ये हो गए हैं, अच्छी बात है। लाल सिंह, मैं अब इसके अलावा आज 3 बड़ी खबरें हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। एक तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, एक इसके साथ साथ जो है निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से जस्ट पहले आरएएस अधिकारियों के तबादलों की एक सूची आती है। 21 अधिकारी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर ये जो बैक टू बैक सूचियां आरएएस अधिकारियों की या फिर जो तमाम बड़े ऑफिसर्स हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो ये तबादले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लाल सिंह कोई बड़ा सिग्नल सरकार यहां पर देने की कोशिश कर रही है। तो वो बड़ा सिग्नल क्या है? इतने बड़े बड़े बदलाव प्रदेश के अंदर इन आरएएस अधिकारियों के ट्रांसपोर्ट इनके तबादलों के माध्यम से जो सरकार देने की कोशिश करी, वो क्या है? देखिए बहुत साफ संदेश है। जैसा कि मैंने पहले भी नंदिनी कहा था कि भजनलाल सरकार में एक बात साफ है, अधिकारी अगर अपने काम के प्रति जवाबदेही नहीं रखेंगे, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रखेंगे, जनता की योजनाओं को डिलीवर करने में लापरवाही करेंगे, जनता की योजनाओं को लापरवाही करने में डिले करेंगे, तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, ये एक रूटीन होता है नंदिनी जब कोई चुनाव आते हैं, क्योंकि अब देखो ये आपको समझना होगा करीब 3 महीने तक कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे में आपके लिए एक बड़ी चुनौती इस बात की रहेगी, क्योंकि अब आपको पूरा मैकेनिज्म बदलना है। जिन अधिकारियों को काम नहीं किया उनको काम भी करवाना है। हालांकि इसको अगर सियासी चश्मे से देखा जाए तो यूँ भी देखा जाता है, क्योंकि अब चुनाव परिणाम संपन्न कराने हैं तो हर
सरकार चाहती है उनके जो पसंद के अधिकारी हैं वो उन स्थानों पर लगे जहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन सबके पीछे मैं लगातार जो सूची देख रहा हूँ, लगातार जो लिस्ट देख रहा हूँ ट्रांसफर की, इस दौरान जितने भी ट्रांसफर की लिस्ट आई उसमें मैंने एक बात देखी है कि उन अधिकारियों को अवार्ड दिया जा रहा है जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में लापरवाही बरत रहे हैं, कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बैक पर ही भेजा जा रहा है। देखिए नंदनी, एक बात बहुत साफ होती है, सरकार का काम होता है योजना लागू करना, यानी कि योजना लाना, लेकिन उसको जमीनी धरातल पर कौन उतारता है? अधिकारी वर्ग। अगर वही अधिकारी वर्ग लापरवाही करेगा तो जनता के बीच जो डिलीवर होना चाहिए, जनता के बीच जो योजना पहुंचनी चाहिए, कैसे जनता कहते होगा? आप विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं तो बिना अधिकारियों कैसे संपन्न होगा? इसलिए बिल्कुल मैं यहाँ पर कुछ अधिकारियों का जिक्र कर लेती हूँ। शेफाली कुशवाहा जो शासन उप सचिव है सहायता विभाग जयपुर में, इनका ट्रांसफर हो गया है। अशोक कुमार शर्मा, श्रवण सिंह, कमल सिंह यादव, महावीर सिंह, अरविंद शर्मा, महेश चंद्रमान, ये तमाम वो नाम है। महेश चंद्रमान तो सहायक आयुक्त के पद पर है, कम सहायक सचिव हैं सहायता विभाग में जयपुर में। तो यहाँ सहायता विभाग में बड़े फेरबदल हुए हैं, 2 अधिकारियों के तबादले यहाँ से कर दिए गए हैं। इसके अलावा श्री महिपाल सिंह जो उप सचिव है राजस्थान राज्य महिला आयोग के, उनका ट्रांसफर उपखंड अधिकारी के तौर पर कर दिया गया है सवाई माधोपुर में। तो राजधानी से तमाम ऐसे शहर जो राजधानी से छोटे हैं वहां पर अधिकारियों को पदस्थ किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करने की जरूरत है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत इलेक्शन इंप्लीमेंट हो रहे हैं प्रदेश में, और इसी बीच उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं। निकाय चुनाव से ठीक पहले तबादले हुए, कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए और तबादलों को लेकर ही लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको लगातार इस लिस्ट में जो शामिल हैं अधिकारी उनका जिक्र कर रही हूँ। श्रीमती शेफाली कुशवाहा जो शासन उप सचिव के पद पर हैं सहायता विभाग में, उनका ट्रांसफर किया गया है और उन्हें उपायुक्त बनाया गया है नगर निगम जयपुर का। तो शेफाली कुशवाहा अब नई उपायुक्त हैं नगर निगम जयपुर की। आप देखिए यहाँ पर महेश चंद्रमान सहायता विभाग में पदस्थ थे, लेकिन अब उपखंड अधिकारी बने हैं करौली के। महिपाल सिंह उप सचिव राजस्थान राज्य महिला आयोग, ये उपखंड अधिकारी बनाए गए हैं वजीरपुर सवाई माधोपुर के। श्री राजीव शर्मा अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा के, इनका ट्रांसफर हुआ है भरतपुर। और रजनी माधिवाल परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जाति विकास निगम उदयपुर के पद पर हैं ये, और उपायुक्त बनाई गई है उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर में। तो कुल मिलाकर कई सारे अधिकारियों के बस डिपार्टमेंट्स बदले हैं, शहर वही हैं, और कई लोगों के तबादलों को आप एज सरकार की खुशी के बाद प्रमोशन भी कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ उन्हें अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, जिस डिपार्टमेंट में वे अभी हैं उससे बेहतर मिला है। और कईयों को निराश भी होना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस का असेसमेंट तो सरकार कर रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लाल सिंह लगातार बने हुए हैं। लाल सिंह, ये 21 अधिकारियों के तबादलों की सूची है जो आज जारी हुई है। कुल मिलाकर इलेक्शन से पहले सरकार को जो जितना भी इनकम्प्लीट काम ट्रांसफर को लेकर करना था वो कर दिया है, और ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल। सरकार का साफ कहना और खुश रहना कि परफॉर्मेंस दीजिए तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर आप जाइए तमाम ग्रामीण अंचल से सटे इलाकों में और वहां पर अपने आप को आप प्रूफ करिए। तो ये स्ट्रिक्ट एक कार्यशैली भजनलाल सरकार की देख पा रहे हैं हम, लाल सिंह, जो लगातार दिख रही है। देखिए नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। लगातार जिस तरह की ट्रांसफर लिस्ट हम देख रहे हैं और जो राजस्थान में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो भजनलाल सरकार की कार्यशैली को साफ दर्शा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप काम करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, नहीं करोगे तो उसके लिए भी तैयार रहिए, आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। लेकिन इस पूरी सूची को अगर हम गौर से देखें तो नंदी इसमें 2-3 तथ्य सामने आते हैं। कई बार हम ये मानकर चलते हैं कि जयपुर से अगर कहीं किसी को दूर दराज के इलाके में भेजा जा रहा है तो उसका पनिशमेंट है, एक ये पहलू होता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी होता है नन्नी, कई बार जो काबिल अधिकारी होते हैं उनको इसलिए भी वहाँ भेजा जाता है कि अन्य अधिकारी वहाँ बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। वो भले ही एक आप व्यक्तिगत स्तर पर सोच सकते हैं कि राजधानी से दूर भेजा गया है, हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर आपको यूँ लिया जाए कि राजधानी से दूर भेजना, उसके लिए पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पनिशमेंट हो, क्योंकि आपको देखिए केवल राजस्थान का मतलब जयपुर तो नहीं है नंदनी, राजस्थान का मतलब केवल संभाग तो नहीं है, राजस्थान का मतलब केवल 41 जिले तो नहीं है, राजस्थान का मतलब वो गांव ढांडी भी है जो बिल्कुल हमारी सीमा से सटे हुए हैं, राजस्थान का मतलब वो गांव ढांडी है जो आदिवासी इलाके में रह रहे हैं जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। तो आप देखिए
ये एक तर्क नहीं हम दे सकते कि सबको राजधानी से बाहर करना है तो पनिशमेंट नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, उस अधिकारी का बहुत अच्छा काम होता है, बहुत बेहतर काम होता है, तो उस क्षेत्र की कायाकल्प बदलने के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए, उस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए उन अधिकारियों को भेजा जाता है। तो उनकी कार्य क्षमता होती है, कार्य कुशलता होती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है कि आप बेटर काम नहीं कर रहे हो तो आप जाइए, आपको जाना होगा, आप देख के आइए वहां पे किस तरह लोगों को दिक्कतें आती है, आप उस जगह परफॉर्मेंस करके दिखाइए। तो दोनों बातें हो सकती है, लेकिन मैं कुल मिला कह सकता हूं कि भजन लाल सरकार में ट्रांसफर लिस्ट एक बात ये है कि आप काम कुल मिलाकर डिसीजन मेकिंग वाली बात है लाल सिंह।